आवाज आ रही है? यस मैम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इम्यूनिटी के डिवीजन्स पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, फिर हम लोगों टी सेल्स, लिम्फोसाइट सारे पढ़े थे। टी टी लिम्फोसाइट्स, बी अच्छा, लिम्फोसाइट्स और ठीक है। ज़रवा, मुझे ये बताएं, ज़रवा ही है ना? हाँ। यस मैम। जो अच्छा, आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसमें कौन से सेल्स होते हैं? मैम उसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, उसमें आ जाते हैं हमारे सेल मेडिएटेड में कौन से होते हैं? सेल मेडिएटेड में हमारे टी सेल्स होते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है ज़रवा। फिर और कौन है? ऑन, यही आता है ऐसे नज़र। रुके, ऑन रहने दे। कौन है और बच्चा यहाँ नीचे? सैयदा एमन खालिद। सैयदा एमन, अनम्यूट करें। मैम मुझे ये बताएं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं साइटोटॉक्सिक। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। अच्छा, पढ़ के आइएगा अगली दफ़ा। सरोश सिमाम। सरोश। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को भेजा भी था असेसमेंट प्लान। उसमें आपके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं और आप लोगों के मिड्स तो निकल गए हैं, तो वही सेशनल होने हैं जिसके मार्क्स हैं, और वो दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा उस पर स्टार्ट कर दूँगी मैं, एज इन या। तो उसमें वो क्विज़ वाला सीन नहीं है कि उसमें 6 लेक्चर्स है या जो भी था, क्योंकि इट्स लाइक योर मिड्स, उसकी रिप्लेसमेंट पे है इसमें सेशनल्स। तो इसमें जो है वो कोर्स ज़्यादा होगा, तो अपनी तैयारी कर लें आप। ठीक है। ओके मैम। और कौन है इधर? आयशा जमशेद। आयशा जमशेद। हिरा बिनते रज़ा, आप बता दें। सॉरी, आप मुझे ये बताएं, इनेट इम्यूनिटी की कोई एग्जांपल बताएं मुझे। कौन बताएगा इनेट इम्यूनिटी की एग्जांपल? मैम कैन आई? मैं सारा अंदर। हाँ, हम नहीं, हाँ आप नहीं। हाँ, मैम, चले जैसे सारा। स्किन हमारे मैम मैं पास बताऊं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, या सीलिया जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और पेरिस्टालिसिस इन जीआईटी।
दिस इज इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास इमीडिएट काम करती है। ठीक है, गुड। और कौन बताना चाह रहा था? अरीज थी मैम शायद। यस मैम। अरीज आसिफ। हाँ, आप मैम मुझे थोड़ा, इनेट। नहीं नहीं, ये मैंने पूछ लिया है। यस मैम। मुझे ये बताएं, कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है? ट्रांसप्लेसेंटल जो क्रॉस है उसका, फ्रॉम द मदर टू द फीटस। मैम एक एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन होती, हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन होगी एक। टाइप्स पढ़ाई थी ना मैंने आप लोगों को। यस मैम, पढ़ाई थी, मैंने पढ़ी थी। चलो गेस मैम मैं करो बताऊं? कौन सी थी। मैम नहीं नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। हाँ एग्जैक्टली, आईजीजी। क्या नाम है आपका? अरीज आसिफ। ठीक है, चलें। अब जिन लोगों से मैंने पूछा है उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, वो लोग तो पढ़ के आएंगे, क्योंकि अब मेरे मार्क्स लगाने हैं। जिनसे मैंने पूछ लिया उनसे मैं नहीं पूछूंगी। लेकिन ये है कि अपना पढ़ना जो है वो रखे साथ आप लोगों के। आज 11th है, तो इतने सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके इंक्लूडेड होंगे। जो आप लोगों को एक प्लान मिला था एग्ज़ाम्स का, वो वही रहेगा। ठीक है, फाइनल्स का और मिड्स को हटा के उसकी जगह सेशनल्स हो जाएंगे। क्विज़ ख़त्म हो गया हुआ। उसकी जगह मैं एक ओरल टेस्ट लूँगी, वाइवा रखूँगी, उसके लिए मैं आप लोगों के ग्रुप्स बनाऊँगी और फिर वो हम कोऑर्डिनेट करेंगे। लाइक आई विल डिवाइड प्रोबेबली इट इनटू 3 days, और वो वीडियो ऑन होगी और उस तरह से लिया जाएगा। ठीक है। ओके मैम। अच्छा चलें, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन हो तो। ओके जी, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ेस पढ़ेंगे आज। So, autoimmune disease is a group of disorders in which tissue injury is caused by humoral or cell mediated response, जिसमें आपके पास ह्यूमरल में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो बी सेल्स के थ्रू बनती हैं, और सेल मेडिएटेड में ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स बनेंगे टू द बॉडीज़ ओन एंटीजन, जो आपके इम्यून सिस्टम के एंटीजन होते हैं। नॉर्मली आपका इम्यून सिस्टम इज़ नेवर गोइंग टू अटैक इट्स ओन सेल्फ, लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा तो वो अपने ही इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगा और ऑटो इम्यूनिटी कॉज करेगा। So this attack by the immune system can be very specific। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अगेंस्ट हो सकता है, स्पेसिफिक ऑर्गन के अगेंस्ट हो सकता है, लोकलाइज्ड हो सकता है, और मे बी सिस्टेमिक हो टू अ लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज हो सकता है। And once the autoimmune diseases get started, they're hard to stop. Broadly, there are three groups of autoimmune diseases: hemolytic autoimmune diseases, localized, and systemic. जो हेमोलिटिक डिजीज़ेज होंगे उसमें क्या होंगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी आपके ब्लड कंपोनेंट्स के अगेंस्ट। दैट इंक्लूड्स योर आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, सो अपने ही ब्लड कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगी, तो इट कैन लीड टू हेमोलिटिक एनीमिया। आरबीसीज अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हेमोलिसिस हो रहा है, दैट विल लीड टू एनीमिया। या फिर अगर ल्यूकोसाइट्स कम हो रहे हैं, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, डिक्रीज डब्ल्यूबीसीज या डिक्रीज प्लेटलेट्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Localized autoimmune diseases और organ specific इनको कहते हैं, that is against a particular organ। और इसमें फॉर एग्जांपल थायराइडाइटिस के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो आपके सीएनएस के नर्व एक्सोन्स हैं उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, उसको अटैक करती है। ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व्स होगी। माइस्थेनिया ग्रेविस अटैक्स दी नर्व मसल जंक्शन। हमने पढ़ा था कि पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होती क्योंकि फिर नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगी फिर, एंड इट कॉजेज दी वीकनिंग ऑफ द मसल्स।
स्केलेटल मसल्स। जेवेनाइल डायबिटीज़ या जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं आपके बीटा सेल्स इन द पैंक्रियास, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमाइलिनेशन हो रही है बिकॉज माइलिन शीट इज मेकिंग द इंसुलेटिंग कवर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और ये इसको डैमेज करेगी। सिस्टमिक के अंदर क्या इंक्लूड होगा, दिस इज़ नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, जिसमें नंबर ऑफ टिश्यूज़ या नंबर ऑफ ऑर्गन्स को और इवन होल बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है। द एग्जाम्पल्स आर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इसका बार बार जिक्र आ रहा है और इसको आज हम पढ़ेंगे भी डिटेल में। सो इसमें बनती है एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ दैट हार्म्स किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड स्किन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जॉइंट्स में स्पेसिफिकली, ऑल्सो इंक्लूडिंग अदर ऑर्गन्स, हार्ट है, इट शुड बी हार्ट, लंग्स एंड नर्वस सिस्टम। और रोमैटिक फ़ीवर जो है इसमें क्रॉस रिएक्शन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, स्टेप्टोकोकस टाइप ए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, सोर थ्रोट के साथ प्रेजेंट करता है और उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रोमैटिक फ़ीवर होता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो आपकी अपनी बॉडी बना रही होगी ये दोनों क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। ओके, सो आवर मेन कंसर्न इज ऑटो इम्यून डिजीज़ेज। सबसे पहले एसएलई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर वाइवा। It is an autoimmune disorder which involves multiple systems of the body. Incidence is high, 1 in 2500. Females can they strong predisposition as compared to male. Or age, it can occur at any age, but usually second to third decade of the life. Young patients में ज़्यादा present करता है. So that is also simply known as lupus. It is an autoimmune disease in which the body's immune system mistakenly attacks healthy tissues in many parts of the body. Symptoms vary करते हैं from person to person, but commonly it involves painful and swollen joints, fever, chest pain, hair loss, mouth ulcers that are not painful, swollen lymph nodes, and फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। और एक टिपिकल रेड रैश बनता है फेस के ऊपर। लेट्स सी वो क्या रैश है और थोड़ी सी डिटेल्स इसकी हम अभी देखते हैं। और इसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है टाइप 3, दैट इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। हाँ, आई फॉरगॉट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी, बट येट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे इन डिफरेंट टिश्यूज़। द एग्जैक्ट कॉज और इटियोलॉजी इज़ नॉट नोन, लेकिन इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक वो होते हैं जो एक सिंगल जाइगोट से डिराइव्ड होते हैं, लाइक सिंगल एग इज़ फर्टिलाइज्ड एंड देन उससे दो बन जाते हैं ट्विंस। तो उनके अंदर 25% चांस है, and also has a positive association with class 2 HLA gene, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो हमने पढ़ा था मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये है कि सन एक्सपोजर से लीजन जो होती है दैट एग्जिसर्बेट्स इंक्रीज like procainamide and hydralazine may lead to development of SLE-like features. जो procainamide होती है, it is an anti-arrhythmic drugs जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। सो हार्ट के पेशेंट्स में जिनको एरिथमियाज हैं उनके अंदर SLE-like सिम्टम डेवलप हो सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस ड्रग। और हाइड्रालाजीन जो है वो आपके एक वेज़ोडाइलेटर होती है जो आप हाई ब्लड प्रेशर में आईवी देते हैं पेशेंट को या प्रेग्नेंट वुमेन में दी जाती है। एंड रोल ऑफ एस्ट्रोजन ये है कि फ़ीमेल्स के अंदर इंसिडेंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद एस्ट्रोजन, हायर इंसिडेंस होगा। ओके, आप डायग्नोज कैसे कर रहे होते हैं? आप ऑटो एंटीबॉडीज़ को डायग्नोज करते हैं दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ को हम ANA कहते हैं, दैट इज़ अगेंस्ट कॉमन न्यूक्लियर एंटीजन इंक्लूडिंग DNA एंड RNA। और
इसके अलावा एंटीबॉडीज़ टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम डिनोट करते हैं एंटी डीएस डीएनए से, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको हम क्या कहेंगे एंटी एसएस डीएनए। दे आर मोस्ट स्पेसिफिक। एक होती है आपकी स्मिथ एंटीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ ऑटो इम्यून में जनरली देख रहे होते हैं। और हर ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो भी आपको एंटीबॉडीज़ मिल रही होंगी उनकी डिफरेंट परसेंटेज भी होती है। लाइक एसएलई में ये सारी आप देख सकते हैं, एएनए है, एंटी डीएस है, एंटी स्मिथ भी है, लेकिन परसेंटेजेस डिफरेंट होंगी। So antibody to Smith antigen is anti-SMAG are also formed, which is a part of ribonucleoprotein. एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स को हम एंटी आरएनपी से डिनोट करते हैं। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी प्रोटीन का पार्ट है। और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ हैं। सो ये सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं आपके डायग्नोसिस में हेल्प आउट करेंगी। टॉकिंग अबाउट एसएलई, रीनल लीजन्स जो है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है एसएलई का, स्पेशली जब एग्जैजरेशन हो जाती है एसएलई की। सो कॉमनली ये करवाता है ल्यूपस नेफ्राइटिस इन्वॉल्विंग द ग्लोमेरुलाई। However, tubules and interstitium may also be affected. इसमें इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे ग्लोमेरुलाई के अंदर, और जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे वहाँ पे। So this is a viral loop lesion that is present in the glomeruli, और इसमें पेशेंट जो है वो हेमेट्यूरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट यूजुअली उसमें कास्ट होती हैं, प्रोटीन होता है। लेट्स सी, स्मॉल ब्लड वेसल्स में भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डेपोजिशन हो जाएंगी स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के अंदर, और वहाँ पे निक्रोसिस होगा। स्किन पे वेरी इंपॉर्टेंट टिपिकल साइन है एक, बेसिकली एक बटरफ्लाई रैश बनता है, जिसका मैलर रैश भी कह रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज कवरिंग ये zygomatic आर्च के ऊपर और नेजल ब्रिज के ऊपर क्रॉस करता है, एंड इट लुक्स लाइक दिस, दैट इज वेरी रेड इन द कलर बिकॉज देयर इज liquefactive degeneration of the basal layer of the epidermis। और इम्यून कम्प्लेक्सेस आपके एपिडर्मिस और डर्मिस इन दोनों की जंक्शन पे बनता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है और उसके नीचे है डर्मिस। सो एट दैट जंक्शन जो है वो डिपोजिशन होगी। इसके अलावा कार्डियक लीजन्स भी होती हैं एसएलई के अंदर, जिसको हम कहेंगे लिबमैन सैग्स एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन होगा, बट पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। It is characterized by presence of vegetations on the mitral and tricuspid valve. This is also important. Vegetations जो होती हैं वो outgrowths होती हैं abnormal that may contain the bacteria. ठीक है, और वो आपके ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व पे बन सकती है। सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट ये है कि वेसल है उसको क्लूट कर दिया थ्रोम्बस की वजह से, थ्रोम्बस बन जाए, और दैट इज कॉल्ड बाय एएनए डिपॉजिट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। और इसमें क्या होगा, क्योंकि स्मॉल वेसल्स के अंदर ये होती है तो माइक्रो इन्फार्क्ट्स होंगे, और जिस भी वेसल को इन्वॉल्व करेगी, फॉर एग्जांपल मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करती है तो अपोजिट साइड का हेमीप्लीजिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दैट हैज़ बीन सप्लाइड बाय द आर्टरी, उसमें जो है वो उसकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी। सो इट कॉजेज द इन्फॉक्शन इन द ब्रेन। Malar rash that is characterized by erythematous and maculopapular eruption. Maculopapular क्या होता है, जो मैक्यूला होता है ना वो फ्लैट स्किन लीजन होती है, और पेप्यूल इज द रेज्ड बम्प लाइक लीजन। सो दैट इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू, कहीं पे रेज्ड होगा कहीं पे फ्लैट होगा। सो उन इरप्शंस को या उस लीजन को हम मैक्यूलोपैपुलर रैश कहते हैं, एंड दैट इज रेडिश ओवर द मैलर एमिनेंस। मैलर एमिनेंस is basically the zygomatic process of your maxilla and the bridge of the nose like this. This is a butterfly rash और ये ऊपर भी extend कर सकता है। इसको हम डिस्कॉइड रैश भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप, कॉइन लाइक शेप। अक्सर कॉइन की तरह एक राउंड सी जो है वो लीजन बन जाती है फेस के ऊपर, सो इट कैन लुक लाइक अ डिस्कॉइड रैश। और फोटो सेंसिटिविटी ऑब्वियसली होगी, यूवी रेडिएशन से एक्सपोयर होगा तो इट विल वर्सन इट।
पेनलेस ओरल अल्सर्स बनेंगे, आर्थराइटिस होगा, जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिरोसाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिरोजा जिसमें कॉमनली प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस इन्वॉल्व होता है। रीनल डिसऑर्डर्स में क्या है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज बनती है डेथ की इन एसएलई, दैट इज रीनल फेलियर। सो परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया होगा, मोर देन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर आ रहा होगा यूरिन के ऊपर जब आप यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे। एंड सेलुलर कास्ट होंगी, दैट शोज कि इसके अंदर आरबीसीज भी हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हो सकते हैं, इसमें एपिथेलियल डैमेज भी हो रहा होगा तो इसमें एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, डिपेंडिंग कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई थी, इसमें सीजर्स हो सकते हैं, साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यही है कि जिस आर्टरी को वो इन्वॉल्व करेगा और जिस एरिया को वो सप्लाई करी होगी उसके अकॉर्डिंगली कोई भी लीजन के अकॉर्डिंगली डेफिसिट आएगा, लाइक हेमीप्लेजिया, पैरालाइज हो सकता है, बोलने में मसला हो सकता है, कंफ्यूजन, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। हेमेटोलॉजिकल फीचर्स क्या आएंगे, क्योंकि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, आरबीसीज के अगेंस्ट भी बनती हैं, सारे जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो एनीमिया होगा एंड रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइट्स होते हैं आपके इमेच्योर आरबीसीज। वो क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी जो बॉडी है, बोन मैरो है, वो ट्राई करती है टू कंपनसेट दी एनीमिया, ब्लड को जो आरबीसीज हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करती है और वो इमेच्योर ही रह जाते हैं और वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं। सो दीज इमेच्योर आरबीसीज और रेटिकुलोसाइट्स शो कि एनीमिया चल रहा है। ठीक है। ल्यूकोपीनिया जो है, दैट इज द डिक्रीज डब्ल्यूबीसीज लेस देन 4000 पर मीटर एम क्यूब। तो 4000 से 11,000 तक आपका नॉर्मल होता है, सो इट इज़ लेस देन 4। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, 150,000 प्लेटलेट्स स्टार्ट होती है इसकी लोअर लिमिट 150 टू 450, सो 150 से कम है तो डैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो ये सारे फीचर्स आपको नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं आप एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे, क्योंकि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होंगी वो हेमोलिसिस को, एचपी के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये होता है कि बट सम जो टाइप्स हैं लाइक ल्यूपस नेफ्राइटिस जिसके अंदर है, जिस पे डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, सिवियर कंडीशन है, तो उसके लिए आप साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देती हैं जो आपकी जो ऑटो एंटीबॉडीज एसएलई के पेशेंट में बन रही है उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और इसमें आपके पास दो ड्रग्स आती हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड माइकोफिनोलेट, दीज आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। So, corticosteroids, antimalarial, and cytotoxic drugs. Antibody titer is more reliable than lupus erythematosus cells. Immunofluorescence test is positive in almost 100% of the cases. सो एंटीबॉडी टाइटर देखेंगे आप, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी आप एंटीबॉडी टाइटर पे देख रहे हैं। सपोर्टिव एविडेंसेस क्या होंगे, प्रोटीन यूरिया हमने अभी पढ़ा होगा, और एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, उस पर माइक्रो इन्फार्क्ट्स होंगे, छोटे छोटे नेक्रोटिक एरियाज नज़र आएंगे, और एविडेंस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है ऑन एक्सरे। ठीक है, क्योंकि उसमें प्लूराइटिस होता है। सो इवेंचुअली मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रेन भी है, लंग्स भी है, किडनीज भी हैं, और आपने मेजर कॉज ऑफ डेथ भी याद रखनी है कि डैट इज़ रीनल फेलियर। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। सो ल्यूपस जो है आउटसाइड द बॉडी कैसे अपीयर हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सनोवियल फ्लूइड्स इन द जॉइंट्स, मैलर, उसमें स्वेलिंग हुई भी होगी, मैलर रैश हो सकता है, पेनलेस ओरल अल्सर्स आ सकते हैं, इवन रेनॉल्ड्स फिनोमिनन हो सकता है अगर वेसल्स एक्लूड हो रही हैं बार बार, ठीक है, थ्रोम्बस की वजह से, और फिर वो ठीक हो जाएगा, वो मैंने आपको रेनॉल्ड्स डिटेल में पढ़ाया भी था। ये डिस्कॉइड रैश है, लाइक अ कॉइन और रेज्ड अपीयरेंस होती है। आर्थ्रोपैथी हो सकती है, और वास्कुलाइटिस हो सकता है, और एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस होता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर।
अच्छा जी, मूविंग ऑन टू Sjogren's syndrome. This is another autoimmune disease. और इसमें क्या होगा कि हम ड्राइनेस की बात करते हैं, predominantly dry eyes, that is keratoconjunctivitis sicca, कंजंक्टिवा की ड्राइनेस होती है, एंड ड्राई माउथ जिसको हम जीरोस्टोमिया कहते हैं in the medical term, that is resulting from immunologically mediated destruction of the lacrimal and salivary gland. इसको हम अगर तो जो शोग्रेन सिंड्रोम है वो इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, आइसोलेटेड डिसऑर्डर है, तो हम उसे कहेंगे सिका सिंड्रोम। बट मोर ऑफन ये किसी और ऑटो इम्यून डिजीज के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, तो दैट इज a secondary form of the Sjogren syndrome. So primary is the itself, the disease itself, isolated form, and the secondary one that is associated with another autoimmune disease like rheumatoid arthritis, etc. इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं टू द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजेंस। दीज आर टू SSA, जिसको हम रो और ला कहते हैं, ठीक है। दीज आर द एंटीबॉडीज, SSA एंटीबॉडी एंड SSB एंटीबॉडी। तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। और देर इज इंक्रीज रिस्क फॉर नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा मार्जिनल जोनल टाइप, ये बी सेल लिम्फोमा नॉन हॉजकिन, ठीक है। that appears like this, इसमें lymph node का malignant condition है। अच्छा, सो शोग्रिन जो होता है ना, दैट इज़ नॉट एक्यूट, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। और बेसिकली जो पेशेंट्स के WBCs होते हैं, दे अटैक दी सलाइवा एंड टीयर ग्लैंड्स लीडिंग टू ड्राई माउथ एंड आइज, बिकॉज द बॉडी टीयर एंड सलाइवा प्रोडक्शन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो हॉलमार्क क्या होगा शोग्रेन से, आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए जनरलाइज ड्राइनेस आनी चाहिए कि सब कुछ ड्राई हो रहा है। सो इट विल इंक्लूड ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ड्राइनेस ऑफ द आईज, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ड्राइनेस ऑफ नोज विजाइना, और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। सो दैट इज द सेकेंडरी फॉर्म। और रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। चलिए जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए फॉर दी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट इज़ अ क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज ऑफ द जॉइंट्स, और इसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है जी IgG टाइप के अगेंस्ट बनती है। सो IgG के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, हम उसको रूमेटॉइड फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सो आई कैन आस्क कि रूमेटॉइड फैक्टर क्या होता है, दैट इज़ द ऑटो एंटीबॉडी ऑफ IgG। और वो किस में प्रेजेंट होती है जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होती है। जो साइनोवियल फ्लूइड होगा, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, सो इसमें जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, और जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज नंबर ऑफ T सेल्स, मैक्रोफेज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सो T सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड बोन्स एट्रोफी हो जाती है। बाद में क्या होता है, डिफॉर्मिटी होती है एंड एनकाइलोसिस डेवलप हो जाता है। एनकाइलोसिस का मतलब होता है जॉइंट स्टिफनेस ड्यू टू एडीजन एंड रिजिडिटी ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉइंट, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफॉर्मिटीज आती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एंटी IgG। सो ये जो है वो बोन है इसका, यहाँ पे ये साइनोवियल फ्लूइड पड़ा हुआ है, और इस पे कार्टिलेज है जो एरोड हो रहा है विद द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इम्यून सेल्स आ गए हैं इसमें, प्रोलिफरेटिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग साइनोवियम जो इसके अंदर कवर कर रहा होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द रेड वन, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर टिपिकल पिक्चर होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, तो पेशेंट जो है वो इन प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करेगा। एक इसकी डिफॉर्मिटी होती है बोटोनियर डिफॉर्मिटी, एक है जी आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, और ये होता है आपका डिस्टल, राइट। अब फ्लेक्शन हो रही है प्रॉक्सिमल पे, और हाइपर एक्सटेंशन किस पे होनी है, डिस्टल्स पे। आप अभी इसी वक्त इसको ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर पे ट्राई करें कि देयर इज फ्लेक्शन ओवर दी PIP प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, और अगर जो प्रॉपरली आपसे होगी नहीं, बट जस्ट फॉर मेमोराइजिंग,
जो डिस्टल होगा उस पे हाइपर एक्सटेंशन होगी, तो इसकी अपीयरेंस ऐसे आएगी। ये है बॉटनियर डिफॉर्मिटी। और जो दूसरी टाइप की है दैट इज स्वैन नेक, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं इजीली। इसमें क्या होगा, ये प्रॉक्सिमल है और ये है डिस्टल जॉइंट। प्रॉक्सिमल पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी और डिस्टल पे फ्लेक्शन हो जाएगी। सो इट अपीयर्स लाइक अ स्वैन नेक की तरह लंबी सी होगी। सो इनका डिफरेंस याद रखना है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी वाइवा में। ठीक है, सो बॉटनियर के अंदर प्रॉक्सिमल पे फ्लेक्शन करा देनी है और जी डिस्टल पे हाइपर एक्सटेंशन एंड द सेम ऑपोजिट इन द स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये मैं आपसे करवा भी सकती हूँ। और तीसरी एक चीज़ होती है अल्नर डेविएशन, द अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो ये जो टिपिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है ना आपको हैंड की, ये जैसी आपने ये पिक्चर देखनी है, आपने कहना है कि ये क्या है, रोमोटॉइड आर्थराइटिस है। एग्जाम में रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिनेरियो में ये आ सकता है। ठीक है, चलें जी, moving on to systemic sclerosis or scleroderma. It is an irreversible disease in which skin, vessels and organ necrosis occur। SLE की तरह ये भी फीमेल्स में कॉमन होता है। इसको हम डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एंड बेसिकली it is an autoimmune disease of the connective tissue characterized by thickening of the skin caused by accumulation of collagen and by injuries to small arteries. There are two forms of the scleroderma. It can be localized or systemic. Localized crest form होती है, thickness हो जाती है, collagen deposition हुई हुई है तो crest जो है वो बना देगी। It's like crust. अच्छा, इसको हम crest form कहेंगे। It affects the skin of the face, hand and feet. और जो सिस्टेमिक होगी वो फेस, हैंड्स एंड फीट के अलावा विसरल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेती है, जिसमें किडनीज हैं, हार्ट हैं, लंग्स हैं एंड जीआईटी ट्रैक है। तो ये जो आपके सारे ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जब आप लोग एक दफ़ा इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंसेस भी अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अच्छा, क्रेस्ट सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 5 चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो अ वाइवा क्वेश्चन। कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन, esophageal dysfunction, sclerodactyly and telangiectasia। ये आपने याद कर लेने हैं। अच्छा, अब इसमें रेनॉल्ड्स जो है, इसोफेजियल डिस्फंक्शन तो आपको समझ आ गया होगा, बाकी टर्म्स क्या हैं। कैल्सिनोसिस क्या होता है, इट इज़ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द लम्प फॉर्म अंडर द स्किन and it is very common and often seen near the elbows, knees or other joints. Over 80% have vascular symptoms और उसमें रेनॉल्ड्स होता है। रेनॉल्ड्स भी मैं आपसे सुन सकती हूँ, रेनॉल्ड्स मैंने आपको बताया था जब हम नेक्रोसिस वगैरह पढ़ रहे थे कि इसमें क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और नैरोइंग हो जाती है, तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून डिजीजेस। इसमें यही होता है कि उसमें कलर्स चेंज होते हैं, पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा और जो फिंगर्स हैं वो पेल हो जाती हैं। ठीक है, यूजुअली ये हैंड्स में होता है। ठीक है, पेल हो जाएंगी, उसके बाद बॉडी क्या करेगी, इन रिस्पॉन्स वेजोडाइलेट करने की कोशिश करेगी। पहले उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, दैट इज़ कि वो ब्लूइश होंगी एंड देन रेड हो जाएंगी, दैट इज़ कि अब कंप्लीट ब्लड फ्लो आ गया और ऑक्सीजनेटेड आना शुरू हो जाएगा। तो हैंड्स एंड फीट की डिस्कलरेशन इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड होती है। ये जो पिक्चर है दिस इज टिपिकल ऑफ द स्क्लेरोडर्मा। आपने रूमेटॉइड और इसकी डिफरेंस, इट्स लाइक अ क्लॉ की तरह है। ठीक है, क्लॉ लाइक फॉर्मेशन होती है। abnormal buildup of fibrous tissue in the skin can cause the skin to tighten so severely that the fingers curl and lose their mobility। जैसे हमने पढ़ा था कि wound contraction जब exaggerate करती है उसमें क्या होता है, stiffness आ जाती है। ठीक है, उसमें तो फिर फ्लेक्शन, हाइपर फ्लेक्शन वगैरह हो रही थी। तो इसमें क्या है कि इतनी कोलेजन इतना डिपॉजिट हो गया, तो इट्स लाइक दैट कि इसमें कंट्रैक्शन हो रही है क्योंकि कोलेजन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। तो फिंगर्स जो होती हैं वो नॉर्मली ही उसकी कर्ल हो जाती हैं, उनको स्ट्रेटन अप नहीं कर सकता और ऑब्वियसली इट इज़ अ डिफॉर्मिटी और वो नॉर्मल लाइफ के काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिक्रीज मोबिलिटी। ऑल्सो रिमेंबर दिस पिक्चर।
टेलेंजेक्टेसिया क्या होता है? जो आपकी वेन्यूल्स होती हैं, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर जो है वो डायलेट हो जाती हैं और एक थ्रेड लाइक पैटर्न्स देती हैं, रेड लाइंस या पैटर्न, इट अपीयर्स लाइक दिस। और ये किसी भी पार्ट में हो सकती है बॉडी के। तो बड़ी इसकी इस तरह की टिपिकल सी अपीयरेंस आती है, ठीक है। और ऑफन क्लस्टर की फॉर्म में एक जगह पे पड़ी हुई नज़र आ सकती हैं। सो अगर आपको इस तरह कुछ नज़र आ रहा हो किसी पेशेंट के अंदर, या बूढ़े लोगों में भी अक्सर एज के साथ भी ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वेसल होती है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देती हैं। इनको हम स्पाइडर वेन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइन वेब लाइक अपीयरेंस। देयर इज़ नो क्योर फॉर स्क्लेरोडर्मा। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन होगा, ठीक है। सो अगर रेनॉल्ड्स फिनोमिनन एग्जैजरेट कर जाता है, ठीक है, वो वापस नहीं आता, तो क्या होगा अल्टीमेटली? जब इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और ये पेनफुल भी होता है और गैंग्रीन हो जाएगा, एंड इट अपीयर्स लाइक दिस। सारी ब्लड सप्लाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, स्किन पे आपकी क्या आएगी? स्किन टाइटनिंग, थिकनिंग एंड शाइनिंग, क्योंकि कोलेजन डेपोजिशन ज़्यादा है, फाइब्रोसिस ज़्यादा है और फेस को भी ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो क्या होगा? ओरल ऑरिफिस डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉपरली माउथ नहीं ओपन कर सकता टाइटनिंग की वजह से। अब मास्क लाइक फेस होता है, मास्क लाइक फेस कहते हैं एक्सप्रेशनलेस फेस, एक्सप्रेशन भी तो वो दे नहीं सकता प्रॉपरली। जॉइंट्स में क्या होगा? जॉइंट पेन होगी, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस। आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो इरोसिव होता है, एंड द वन इन द स्क्लेरोडर्मा इज नॉन इरोसिव। जीआईटी में एक हमने पढ़ा था स्टार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या है जी? माल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और पल्मोनरी हाइपरटेंशन कर सकता है। ये वाली जो ये वाली जो स्लाइड है इसको देख लीजिएगा। एंड रीनल फेलियर भी हो सकता है, मायोकार्डियल, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रहा है हर जगह, तो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस और एरिथमियाज करा सकते हैं। सो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप जो एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं वो दो एंटीबॉडीज देखेंगे। वन इज एंटी डीएनए टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, ठीक है, इन केस ऑफ स्क्लेरोडर्मा डिफ्यूज टाइप। और जो क्रेस्ट सिंड्रोम में या स्क्लेरोडर्मा क्रेस्ट टाइप होती है, इसमें आप एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी देखते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए फॉर योर वाइवा। अच्छा जी, दिस इज़ द लास्ट वन। ऑटोइम्यून डिजीजेज जो होते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, थोड़े से सिमिलर लग रहे होते हैं, बट इफ़ यू जस्ट रीड इट once or twice you will realize the difference, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएशन है, you should know about it. So, polyarteritis nodosa is a systemic vasculitis of small or medium-sized muscular arteries, typically involving renal and visceral vessels. But इसमें pulmonary circulation spare हो जाती है, lungs को कुछ नहीं कहना है इसमें. So that is one important point. Also known as panarteritis nodosa because number of vessels को involve कर रहा है different organs की. This is hypersensitivity type 3. एज जिसमें नॉर्मली होता है that is about 30 to 50 years. एंड स्किन परपराज होते हैं, परपराज हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसमें ब्लड के पैचेस होते हैं दैट इज़ मोर देन 4 mm बट लेस देन 1 cm. स्किन रैशेज हो सकते हैं। मेजेंटेरिक वास्कुलाइटिस हो जाएगा, जो आपकी मेजेंटेरिक वेसल्स होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। मेजेंटेरिक वेसल्स किसको सप्लाई करी होती हैं? आपकी इंटेस्टाइन्स को, राइट। सो उसमें क्या होगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द एब्डोमिनल पेन ड्यू टू वास्कुलाइटिस। इसके अलावा हार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है मेजेंटेरिक हार्ट डिजीज़। हाइपरटेंशन होगी पेशेंट के अंदर, और स्ट्रोक, क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, बिकॉज ये सारे वेसल्स को इन्वॉल्व करता है एक्सेप्ट दी लंग्स. So the symptoms that are resulting from ischemic damage, because blood supply is being compromised to the affected organs, often the skin, heart, kidneys, and nervous system. Generalized symptoms can be fever, fatigue, weakness, loss of appetite due to mesenteric vasculitis, weight loss, muscle and joint aches are common. और स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, स्वेलिंग, अल्सर्स एंड लम्प्स, एंड
palpable purpura. So palpable purpura is also one important point in polyarthritis nodosa because वो बाकी जो हमने diseases पढ़े हैं उसमें नहीं हो रहा था. Nerve involvement may cause sensory changes with numbness, pain, burning and weakness. Peripheral neuropathy होती है इसके अंदर. ठीक है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल वेसल्स अगर पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें नमनेस और पेन वगैरह आएगी. और सीएनएस इन्वॉल्व हो जाए तो वो स्ट्रोक के साथ, ब्रेन हैमरेजेस के साथ और सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है. बेसिकली स्ट्रोक में हैमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं इतना कॉमनली होगा. इसमें होगा आपका जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है. इस्केमिक एज इन के वही जो वेसल्स जो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है क्योंकि यही इसका मेजर मैकेनिज्म है. अच्छा. और किडनी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर. किडनी में आपको किडनी फेलियर की वेरिंग डिग्रीज पे ये जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा. एटीमा होगा. ओलिगूरिया एंड यूरीमिया. तो ये भी आपने याद रखना है कि हमने जो है वो क्या देखना है इसके अंदर. किडनी के अंदर जो चेंजेस हैं एसएलई में भी हमने पढ़ा है कि रीनल फेलियर हो रहा है उसमें हम प्रोटीन यूरिया को इम्पोर्टेंस दे रहे थे. इसमें हम कह रहे हैं एटीमा, ओलिगूरिया, हाइपरटेंशन. पर जब किडनी फेलियर होता है तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी डेवलप हो जाती हैं प्रोग्रेशन के साथ. ठीक है. और इसके अलावा हार्ट इन्वॉल्व है. देखिए नेक्रोसिस हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकती है. ठीक है. दैट इज हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर. और इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस हो सकता है. वेट लॉस इसके अंदर होगा जब वास्कुलाइटिस मेजेंट्रीज का हुआ है, एब्डोमिनल पेन है, उसका इनटेक तो होगा नहीं. ठीक है. तो वेट लॉस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5 kgs तो इसको हम कहते हैं लिविडो रेटिकुलरिस. Livedo reticularis is a condition in which a motile purplish skin discoloration occurs over the extremities or torso. Torso का मतलब है trunk. So ये term आपको आनी चाहिए कि ये क्या होती है. इसके अलावा testicular pain or tenderness, occasionally a site biopsied for the diagnosis. So this slide is important because ये दो बहुत ही different सी चीज़ें हैं जो कि आपकी इस डिजीज में हो रही है. सो आपने जब ऑटोइम्यून डिजीजेस पढ़ने हैं तो आपने इस तरह एक जब सेकेंड रीड पे आप जाएंगे तो आपने डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लेना है सो दैट यू मे रिमेंबर कि इसके मेन फीचर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या हैं. मसल पेन, वीकनेस और लेग टेंडरनेस, नर्व डिजीज आइदर सिंगल और मल्टीपल. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने कहा था हाई ब्लड प्रेशर है तो डायस्टोलिक इज ग्रेटर देन 90. और जब आप किडनी टेस्ट कराएंगे तो आपको रीनल फेलियर के साइन नजर आएंगे. ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बीजोएन इज ग्रेटर देन 40 या सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा हुआ होगा दैट इज ग्रेटर देन 1.5 जो कि रीनल फेलियर को शो कर रहा होता है. हेपेटाइटिस बी और सी वायरस टेस्ट पॉजिटिव आएंगे फॉर द सरफेस एंटीजन या एंटीबॉडीज़ अगर आप करवाएं क्योंकि इसमें लिवर भी इफेक्ट हो रहा होता है. So just remember these two slides. Well, ओके. डायग्नोसिस के लिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक लैब टेस्ट. बेसिकली आप फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री बेसिस पे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं. सीबीसी के ऊपर आपको एलिवेटेड वाइट ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नज़र आएगा. क्यों? ईएसआर भी बहुत रेज होगा क्योंकि ये एक हाईली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है. सारी वेसल्स एक्सेप्ट द लंग्स जो है वो क्या है सारा इसमें वास्कुलाइटिस चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रही है. तो ये दो आपके WBCs इन्फ्लेमेशन में हाई होते हैं और ESR. पेरीन्यूक्लियर पैटर्न ऑफ एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज उसको हम कहते हैं PN का, ये आपकी पॉजिटिव आती हैं इन केस ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा. और ये भी आपको याद होना चाहिए कि हम इसमें PN का करवाते हैं. ट्रीटमेंट आपका क्या है कि आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. स्टीरॉइड्स देते हैं, प्रेडनीसोन है जो स्टीरॉइड हम यहाँ यूज़ करें और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड है ताकि वो
ऑटो एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करवाएं, इम्यून सिस्टम के सेल्स को डिक्रीज़ करवाएं, सप्रेस करवाएं, ताकि वो ऑटो एंटीबॉडीज़ ना बनाएं। ओके, सो जो दूसरे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ इसके अंदर आपको एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। जो जेमिनाइल या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसको उसमें आपको कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलेगी, ये सारी आपने याद करनी है। एंटी ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज ऑटो एंटीबॉडी है। और अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाए, ठीक है, उसमें क्या होगा, एंटी स्मूथ मसल ऑटो एंटीबॉडीज़। और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें आपको एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज़ कि आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, और साथ में प्रोटीन, इन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। सो दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आप लोग अपनी तैयारी जो है वो रखें साथ, ठीक है, क्योंकि पैथोलॉजी जो होती है वो बहुत लंबी होती है, आपको साथ साथ पढ़ना चाहिए। अब आप इसको कंसीडर करें दिसंबर के लास्ट वीक में। चलें जी, अटेंडेंस लगाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। एक्सक्यूज मी मैम, सेशनल में हमारे सिर्फ वाइवा होगा या रिटर्न भी होगा? नहीं, रिटर्न नहीं है ना, क्विज वगैरह तो ख़त्म कर दिया ना, सिर्फ वाई वाई होगा। या फिर प्रेजेंटेशंस हो सकती थी, वो मैंने नहीं रखी, तो मैं तो वाई वाई लूँगी। ओके मैम। मैम वाईवे का परसेंटेज ज़्यादा नहीं? आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, जाहिद, अगर कुछ पूछ रहा था तो। और किसी ने कुछ पूछना है? लेक्चर्स देखें, आज 11th हो गया है तो 12 लेक्चर्स तो होंगे, इसके बाद आपके फाइनल्स ही होने हैं फिर, तो 12 मैंने इंक्लूड करने हैं, 12 और 13, बट प्रॉबेबली मैं 12 करूँगी। सही है, बिकॉज वो इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, आप 12 लेक्चर्स तक प्रिपेयर कर लें। जी ज़रवा, आप बताएं। ओके, अच्छा जी, अब मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ। हंजला जाहिद। जी ज़रवा, बताएं। मैंने आपसे पूछना था कि आपने रिटन टेस्ट भी लिखा हुआ है ना, तो वो एमसीक्यूज बेस पे लिखे हैं या क्वेश्चन आंसर्स बेस पे आपने कहा है? वो फाइनल्स का है रिटर्न, और जब उसका टाइम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आप अपने सेशनल्स पे फोकस करें। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके। हंजला प्रेजेंट, मोहम्मद आहद अजमल प्रेजेंट, आबरू फातिमा प्रेजेंट, आमना शकील प्रेजेंट, मोहम्मद अवैस दानिश मोहम्मद अवैस एब्सेंट, सनिया अरशद सनिया अरशद एब्सेंट, उसामा अहमद एब्सेंट, आयशा कैसर प्रेजेंट, माहीन रऊफ प्रेजेंट, तंजीला तारिक प्रेजेंट, बिनिश मजीद
प्रेजेंट। तैयबा यासीन, तैयबा यासीन एब्सेंट। नवेरा तजम्मुल से क्रॉस हुई है ऑलरेडी। प्रेजेंट। अच्छा आप लोग ना आप अपना ये लेक्चर पढ़ के आया करें, ठीक है? मैंने अटेंडेंस खोल के सवाल किया करने हैं बिकॉज आई हैव टू कवर एवरीवन और मैंने आप लोग को मार्क्स देने हैं। अच्छा नवेरा प्रेजेंट है। आमना मंजूर, आमना मंजूर। बिस्मा ताहिर प्रेजेंट। सैयद, अच्छा सायरा असलम प्रेजेंट। मोहम्मद शारून, मोहम्मद शारून एब्सेंट। जैन आसिफ क्रॉस है। सैयद अमार अब्बास, सैयद अमार अब्बास। नूरुलैन फातिमा प्रेजेंट। शाहताज बाजवा प्रेजेंट। किरण मुस्तफ़ा, किरण मुस्तफ़ा एब्सेंट। मिसबा न्याजी प्रेजेंट। वर्दा लियाकत प्रेजेंट। शहरयार, शहरयार एब्सेंट। अस्का ईमान, शहरयार प्रेजेंट। अस्का ईमान। मारिया हारून, मारिया हारून। निम्रा खान, निम्रा खान। फतीना जुबैर प्रेजेंट। मोहम्मद तैमूर अली, मोहम्मद तैमूर। मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अली खान। सैयदा एमन खालिद, आपसे मैंने पूछा था ना पढ़ के आना ये वाला लेक्चर। अमीना वहीद प्रेजेंट। मरियम अब्बास प्रेजेंट। समन जावेद प्रेजेंट। इकरा तबस्सुम प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन। वर्दा कासिम, वर्दा कासिम। अरमिश प्रेजेंट। नयाब फातिमा प्रेजेंट। जुबैर अहमद, जुबैर अहमद। आयशा जाहिद, आयशा जाहिद प्रेजेंट। मनाहिल गुल प्रेजेंट। इकरा जमील प्रेजेंट। राबिया जमील प्रेजेंट। अब्दुल हनान, अब्दुल हनान एब्सेंट। फातिमा अकमल, फातिमा अकमल। सवेरा असलम प्रेजेंट। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक प्रेजेंट। मुबीना अब्दुल हफीज़ प्रेजेंट। अरीज फातिमा प्रेजेंट। बिनिश प्रेजेंट। नादिया तालिब, नादिया तालिब प्रेजेंट। महरीन कंवल प्रेजेंट। मुनज़्ज़ा ज़हीर प्रेजेंट। मनाहिल काशिफ, मनाहिल काशिफ। खतीजा शकील
खतीजा शकील, मरियम सैफ प्रेजेंट, आमना फारूक प्रेजेंट, इकरा रहमान प्रेजेंट, खतीजा जफर प्रेजेंट, राजिया नईम अख्तर, रवान नदीम, ओन अहमद प्रेजेंट, महनूर खान प्रेजेंट, फिजा नवीद, रवान प्रेजेंट, फिजा प्रेजेंट, जाहिद हुसैन प्रेजेंट, हिना अब्बास प्रेजेंट, मासूमा जहरा, राबिया अली प्रेजेंट, उशना निसार प्रेजेंट, नूर फातिमा 136 एब्सेंट, तूबा साबिर प्रेजेंट, हिरा तबस्सुम प्रेजेंट, साइफा जफर, कोनैन फातिमा, सोबिया मंसूर प्रेजेंट, अरीज आसिफ प्रेजेंट, मासूमा प्रेजेंट, साइफा प्रेजेंट, जीनत अनवर प्रेजेंट, अनम असलम प्रेजेंट, जैनब सलीम, आयजा राशिद प्रेजेंट, आयशा जमशेद, आयशा सुमैया, सादिका शहजादी प्रेजेंट, रगीजा अनम ये प्रेजेंट थी, महमूना रहमान, निम्रा नौरीन प्रेजेंट, सहर नदीम प्रेजेंट, आयशा इम्तियाज, ये है निम्रा खान। अच्छा देखती हूँ मैं आपको, इरम सईद प्रेजेंट, एमन दिलशाद प्रेजेंट, सारा अनवर ये भी प्रेजेंट थी, माहम जाहिद भी प्रेजेंट थी, सिमाब, जैनिश फातिमा, सना हबीब प्रेजेंट, हिरा बिनते रजा प्रेजेंट, रिदा जहरा, माहम जुल्फ़िकार प्रेजेंट। अच्छा गाजिया वसीम, माहम जाहिद प्रेजेंट है, मैं इनको मिक्स तो नहीं कर रही, माहम जाहिद
प्रोबेबली यही बंदी थी। अच्छा, जुल्फ़िकार तो प्रेजेंट है। गाजिया वसीम प्रेजेंट। रिमशा अमीन प्रेजेंट। अनम नौरीन प्रेजेंट। जरवा गोहर। अहम जाहिद। अच्छा, जरवा प्रेजेंट हैं। तहमीना। रदा जहरा प्रेजेंट। तहमीना अहमद प्रेजेंट। इकरा रफ़ीक। इकरा रफ़ीक। हादिया आबिद प्रेजेंट। बशैर अशरफ प्रेजेंट। हाजरा तारिक प्रेजेंट। मारिया मंशा। नूर फातिमा 017 मारिया मंशा प्रेजेंट। नूर फातिमा 017 ये भी एब्सेंट है। फिजा इफ्तिखार। असद सैफ प्रेजेंट। मोहम्मद उबैदुल्ला। ये इतनी एब्सेंट्स क्यों दे रहा है ये बच्चा? लेट आके फिर आगे इतनी एब्सेंट जो है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ़ दे थिंक कि पिछली सारी प्रेजेंट लग जाएगी और आगे एब्सेंट होता रहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बच्चे मेरे स्पेशल नोटिस में होते हैं। सरोश सिमाब प्रेजेंट। आपने भी पढ़ के आना, आपने मुझे जवाब नहीं दिया था। सॉरी। अब किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? एक निम्रा खान है और एक जैनब सलीम है। जैन आसिफ और कोई और है जिसकी ना लगी हो? जैनब ठीक है। जाहिद आपकी लग गई थी। उसामा अहमद। अच्छा जी, निम्रा खान, जैनब सलीम, जैन आसिफ और उसामा अहमद, इनकी जो है वो लग जाएगी। मोहम्मद अवैस, बहुत ही लेम एक्सक्यूज है ये। अच्छा चलें ठीक है जी। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन मेल मी एंड आस्क मी एनी टाइम। और ये वाला जो लेक्चर है आपने अच्छे से पढ़ के आना है, बिकॉज इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।